व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आ गए हैं आज डे 14 ऑफ आर 21 डेज रिवीजन सीरीज। और क्या ही शानदार तरीके से आप लोगों ने मेहनत करी है। आज हम लोग पहुंच चुके हैं बिजनेस स्टडीज के सेकंड लास्ट चैप्टर पे और कल या परसों हमारा बिजनेस स्टडीज तो हो जाएगा भैया समाप्त। तो चलिए जाके जल्दी से अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स। जाके लिख देना सर डे 14 डन and just 7 more days to go। चलिए जल्दी से let's begin। तो भैया चैप्टर का क्या नाम है? देखो यार, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स और बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है। देखो मैं आपको बड़ा सिंपल से शब्दों में बताता हूं कि हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास बहुत पैसा है, यानी दे हैव सरप्लस फंड्स, और वो ये चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को घर पे ना रख के या तो बैंक में रख दूं या फिर मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं जहां पे मुझे ज्यादा रिटर्न आ जाए। इंसान किसके पीछे भाग रहा है? रिटर्न के पीछे भाग रहा है कि कितना परसेंट मेरा पैसा बढ़ेगा, क्योंकि 7% के हिसाब से तो इन्फ्लेशन है, महंगाई हो रही है। आज अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो अगले साल आपको 107 चाहिए, तो महंगाई तो हो रही है, तो पैसा बढ़ना चाहिए। अब वो पैसा मैं बैंक में रखूं या मैं किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूं, तो ये वो लोग सोच रहे हैं जो सरप्लस फंड्स वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कंपनीज हैं जिनको पैसा चाहिए, जो चाहती हैं कि जनता आके उनमें पैसा इन्वेस्ट करे। तो एक सेक्टर तो ये हो गया जिसके पास सरप्लस फंड्स है, और एक सेक्टर वो हो गया जिसके पास जिसको पैसे की जरूरत है, who are in needs of funds। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि इन दोनों ही सेक्टर को मिलाने के लिए दो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक तो बैंक है, अगर आप एज एन इंडिविजुअल अपना पैसा बैंक में रखते हो तो बैंक भी ये पैसा फर्दर इन्वेस्ट ही करता है। बैंक कोई तुम्हारे पैसे को रख के नहीं रखता, समझ रहे हो? वहीं अगर आप ये पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स में डालते हो तो आप डायरेक्टली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सर फाइनेंशियल मार्केट्स है क्या? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इसका मतलब आप इस मार्केट में जाके एसेट्स बना सकते हो या एक्सचेंज कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स हैं, कुछ डिबेंचर्स हैं, कुछ सिक्योरिटीज हैं, तो उनको सेल भी कर सकते हो, राइट। इसके बाद सर कितने तरीके की फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, हमें कितने तरीके की मार्केट्स देखने को मिलती है? तो बच्चों हमारे आसपास ना दो तरीके की मार्केट्स हैं। बट मार्केट्स जानने से पहले आप ये समझो कि ये मार्केट्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स? तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है एलोकेटिव फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर व्हाट इज एलोकेटिव फंक्शन? एलोकेटिव फंक्शन का मतलब यही होता है बच्चों कि आपके फंड को एलोकेट करना। एलोकेट का मतलब आपने घर में रखा हुआ है तो वो बढ़ नहीं रहा, पड़ा पड़ा और उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अगर आप मार्केट में रखते हो तो मार्केट्स में आपका पैसा बिजनेस यूज करते हैं, बिजनेस यूज करते हैं तो प्रॉफिट्स कमाते हैं, प्रॉफिट्स कमाते हैं तो आपको भी उसका एक हिस्सा देते हैं। दैट इज वेयर यू अर्न रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप पैसा बनाते हो। तो आपका पैसा आइडियल पड़ा था, उसको एक अच्छी जगह लगवा दिया ना, इसी का काम होता है मार्केट का, जो हम बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शंस। दूसरा होता है बच्चों प्राइस डिस्कवरी। मार्केट का क्या काम होता है? प्राइस डिस्कवर करना, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसके साथ साथ प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैं आपको सारी चीजें ही बता देता हूं। एलोकेटिव फंक्शन तो समझ गए, अब प्राइस डिस्कवरी समझो। मार्केट में आपके शेयर्स का प्राइस डिस्कवर होता है। सर कैसे प्राइस डिस्कवर होता है? तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि भैया सिक्योरिटीज की डिमांड कितनी आ रही है, सिक्योरिटीज की सप्लाई कितनी आ रही है। इसी तरीके से डिमांड और सप्लाई के कर्व्स होते हैं, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसके सामने जो रेट होता है वो हम सिक्योरिटी का रेट कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मार्केट डिमांड सप्लाई से हेल्प करता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज करने में। अगर किसी भी सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो देखो डिमांड कर्व राइट में चला जाएगा, तो अब ये नया इक्विलिब्रियम होगा, तो देखो रेट भी उसका बढ़ के आ जाता है। वहीं अगर डिमांड कम हो रही है तो नीचे आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो रेट भी देखो कम हो जाएगा,
है ना। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई की हेल्प से प्राइस डिस्कवर होता है। तीसरा मार्केट का काम होता है सेफ्टी का ध्यान रखना, कि आपका पैसा कहीं पे ऐसी जगह ना लगे जहां से आपका नुकसान हो जाए, कोई कंपनी आपका पैसा लेके ना चली जाए। तो मार्केट बहुत केयरफुल है कि किसको वहां पे अलाउ करेगी फंड रेज करने के लिए, किसको नहीं करेगी। चौथा होता है प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको मार्केट अलाउ करती है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो और डिसइन्वेस्ट भी कर सकते हो। इन्वेस्ट का मतलब आप पैसा लगा भी सकते हो और पैसा निकाल भी सकते हो, तो आपके पैसे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। उसके बाद हम एक चीज और बोल देते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए अबाउट एनी कंपनी, एनी रिसोर्स, तो आप मार्केट में आके आसानी से ढूंढ सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं जो फिनेंशियल मार्केट्स परफॉर्म करती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज आपको बुक से एक बार रीडिंग लगानी ही है। डन सर। अब कितने तरीके की मार्केट्स होती हैं? तो बेटा दो प्रकार की मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। सर मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है? देखो इस बात को समझो कि हमारे पास मार्केट्स में तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जब हम उनको टाइम बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। एक साल के अंदर अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म। 1 से 5 साल वालों को हम लोग नॉर्मली मीडियम टर्म बोलते हैं और 5 से 20 साल वालों को हम लोग नॉर्मली लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो मनी मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर सिर्फ वो फंड्स होंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मनी मार्केट एक वो मार्केट है फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील इन मॉनेटरी एसेट्स हुज मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर। तो अगर आप अपना पैसा 1 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मनी मार्केट इज द प्लेस। वहीं पे अगर हम मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके लिए होती है कैपिटल मार्केट। इट रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटी आर रेज्ड। अच्छा, अब मैं इनके बारे में आपको कुछ छोटी छोटी चीजें और बता दूं ताकि आप भूलो ना। सबसे पहले आपको यह पता चल गया कि मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म, दिस इज फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, सही है। दूसरा ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेट चलता है। इसके अंदर आपका डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है, मतलब यहां पे आप क्रेडिटर भी बन सकते हो कंपनी के लिए और ऑनर भी बन सकते हो। तो इसमें सिर्फ डेट चलेगा, उसमें डेट और इक्विटी चलेगा, ठीक है। तीसरी बात बेटा जी, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। यहां पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अनसिक्योर्ड है, ओके। और यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं, बैक्ड बाय सिक्योरिटीज होते हैं, सही है जी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्योंकि टाइम पीरियड कम है तो कंपैरेटिवली लेस रिस्की होता है। यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा है तो ये कंपैरेटिवली मोर रिस्की होता है। भैया तुमने अब लोन दिया किसी को 6 महीने के लिए दिया, किसी को 20 साल के लिए दिया, तो फाइनेंशियल कंडीशन 20 साल में शायद ज़्यादा बिगड़ जाए, वो ज़्यादा रिस्की है, राइट। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए about money markets and the capital markets. Done sir. अब आ गया देखो हमारे पास सबसे पहले मनी मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। नॉर्मली पब्लिक नहीं होती क्योंकि पब्लिक एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो हमारे पास, इसमें आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट्स। कैपिटल मार्केट में नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं? इसके अंदर नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको बस नाम पता होना चाहिए। मेनली ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, कॉल मनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार सारी की सारी चीजें बता भी देता हूँ। ट्रेजरी बिल होता है अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि हमारे बिहाफ पे कुछ सिक्योरिटीज इशू कर दो, उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। कमर्शियल पेपर होता है जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है जब कोई कंपनी पब्लिक से कोई बैंक पब्लिक से जाके पैसा रेज करता है तो उसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉल मनी होता है जब इंटर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा रेज करता है, उसको कॉल मनी बोलते हैं। ये सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ, बट मैंने आपको बता दिया। एक बार रीडिंग लगाना हो तो आप लगा सकते हो। इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स चलते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो कैसा रहता है। इसमें यूजुअली लार्ज होता है, बड़ा अमाउंट होता है, इसमें छोटा अमाउंट होता है। उसके बाद ड्यूरेशन, ये आपको पता है शॉर्ट टर्म, वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। लिक्विडिटी, ये हाईली लिक्विड है, वो थोड़े से कंपैरेटिवली लेस लिक्विड है। सेफ्टी, ये कंपैरेटिवली सेफ है क्योंकि रिस्क कम है, उधर रिस्क ज़्यादा है। उसके बाद बेटा रिटर्न, इसमें रिटर्न कम आएगा क्योंकि ड्यूरेशन कम है, उसमें रिटर्न ज़्यादा आएगा क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो ये होते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसके बाद बेटा हमारा जो कैपिटल मार्केट है ना, उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है।
सर कौन कौन से दो पार्ट्स? एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट बोलते हैं जब कोई कंपनी पहली बार सिक्योरिटी इशू कर रही है, मतलब कि आप एज एन इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी से सिक्योरिटी खरीद रहे हो, तो उसको कौन सी मार्केट में बोला जाएगा? प्राइमरी मार्केट में। वहीं पे जब कंपनी ने बेचा तो पहले ही बिक गया, आप नहीं खरीद पाए, अब आप मार्केट में गए, आपने ऑलरेडी किसी इन्वेस्टर ने बेचा, आपने एक इन्वेस्टर से खरीदा, कंपनी का वहां पे कोई रोल नहीं है, इसका मतलब आपने सेकंड हैंड सिक्योरिटी खरीदी या ओल्ड सिक्योरिटी खरीदी। तो जब भी ऐसा होगा तो ये सारा काम सेकेंडरी मार्केट में होगा। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहां पे जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो एक तरफ कंपनी है, एक तरफ इन्वेस्टर है। वहीं पे सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है बच्चों जहां पे सिक्योरिटीज ऑफर करी जाती है सेकंड हैंड, यहाँ पे दोनों ही पार्टीज इन्वेस्टर है, खरीदने वाला भी बेचने वाला भी। ओके, तो क्या लिखा हुआ है? इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज, इट इज अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ओनली बाइंग टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ पे तो आप बस कंपनी से खरीद सकते हो, यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों होती है। सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली, यहाँ पे नॉर्मली कंपनी ही बेच रही है, वहां पे इन्वेस्टर्स के बीच में डीलिंग हो रही है, कंपनी का कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पे जो फ्लो ऑफ फंड्स है वो सेवर्स टू इन्वेस्टर्स है, वहां पे बस लिक्विडिटी हो रही है, एक इंसान बेच रहा है, एक इंसान खरीद रहा है। यहाँ पे प्राइजेस जो है वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है, यानी कंपनी पहली बार तो खुद ही प्राइस डिसाइड करती है। यहाँ पे जो प्राइस है वो डिमांड सप्लाई से एडजस्ट होता है, इसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता बेटा, ओवर द इंटरनेट ऑनलाइन सब कुछ होता है। इस मार्केट की लोकेशंस हैं, सेकेंडरी मार्केट्स आपको फिजिकली देखने को मिल जाती हैं। ओके, इसका दूसरा नाम है न्यू इशू मार्केट, इसको हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। राइट, चलो सर, इसके बाद आ गया सर व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट होता क्या है? तो स्टॉक मार्केट बच्चों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज बोल रहे थे, एक ऐसा मार्केट या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई भी सिक्योरिटी खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। अगर आपके पास कुछ एक्सेस फंड्स है और आप चाहते हो कि मैं इस पैसे से 6% बैंक में रख के ना कमाऊं, मैं थोड़ा ज्यादा कमा लूं, 8%, 10%, 15%, 20%, उससे ज्यादा भी, कैलकुलेट करके, हिसाब लगा के, फाइनेंशियली देख के, तो वहां पे बच्चों स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस जहां पे आप शेयर्स की सेल परचेज कर सकते हो और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, और कंपनीज को पैसा मिल जाता है जिनको बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस हैं बच्चों? सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। देखो है तो ये भी एक तरीके का मार्केट है ना, और ऊपर मार्केट के जो फंक्शंस पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे, लगभग वही यहाँ पे भी लग जाते हैं। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, आपकी सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है यहाँ पे। प्राइसिंग का मतलब कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो डिमांड सप्लाई फैक्टर्स से। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, मैंने आपको ऊपर बताया, खास ध्यान रखा जाता है कि भैया जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उसका पैसा डूबे ना बिल्कुल भी। उसके बाद बच्चों कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि आप लोग जब पैसा लगाते हो या पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनीज के पास जाता है, कंपनी क्या करती है, उससे बिजनेस करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, प्रोजेक्ट्स बनाती है, तो आप इकोनॉमी की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब है कि मार्केट यहाँ पे इक्विटी के बारे में लोगों को अवेयर करता है, कल्चर स्प्रेड करता है, वर्ड स्प्रेड करता है, तो लोगों को पता चलता है, लोग इन्वेस्ट करना सीखते हैं। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, मार्केट आपको स्पेकुलेशन का भी स्कोप देती है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आप सिक्योरिटी को कम रेट पे खरीद के जब महंगा हो तो बेच सकते हो, बीच में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये सारे फंक्शंस आए थे स्टॉक एक्सचेंज के, बेसिक आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आता है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। अब सबसे पहले हम सेबी का मतलब जानेंगे, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, ये सारी की सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि सेबी है कौन, किसको हम सेबी बोलते हैं। ठीक है, देखो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर व्हाट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पक्का आता है। होता क्या है सर ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? देखो बच्चों, हमारे पास स्टॉक मार्केट में सारे के सारा काम हो रहा है ना। अब स्टॉक मार्केट में ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं ना कहीं फ्रॉड कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में ऐसी भी कंपनीज होंगी जो कहीं ना कहीं पैसा लेके भाग सकती हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के साथ ऐसे भी इंटरमीडियरी हो सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी डायरेक्टली अपने फंड्स इशू नहीं करती, बीच में कोई ना कोई इंटरमीडियरी होता है जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रॉड कर सकता है किसी भी तरीके से। तो अगर मुझे समझना हो तो सर यहाँ पे ध्यान देना वाली बात यह है
कि इस मार्केट को देख रेख करने के लिए भी तो कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए कि इस मार्केट में फ्रॉड ना हो। कहीं ना कहीं इस मार्केट के ऊपर नजर रखने वाली भी तो कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए कि इस यहाँ पे किसी भी तरीके का किसी को लूटा ना जाए। तो एक ऐसी बॉडी स्टैब्लिश करी गई जो ये ध्यान रखती है कि मार्केट में सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है, मार्केट में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी है और अच्छे से लोगों को अवेयर भी करा जा रहा है उनकी राइट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो एक ऐसी बॉडी जो ये सारा काम कर रही है उसी को सेबी बोला गया, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1992 के बाद ये सारा डेवलपमेंट हुआ और सेबी फंक्शन में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेबी के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ले लो या पर्पस ले लो। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों सेटअप किया गया था? नंबर 1, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेट का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस बनाना कि जितना भी काम हो रहा है वो किस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्ट करना राइट्स एंड इंटरेस्ट, बचाना अधिकार को और हित को। इंटरेस्ट मतलब हितों को इन्वेस्टर के और ऐसे लोगों के जिनको कुछ पता नहीं है ना, उनको गाइड करना, उनको एजुकेट करना। उसके साथ मैल प्रैक्टिसेस को रोकना। मैल प्रैक्टिसेस का मतलब कि अगर किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड हो रहा है उसको रोकना। उसके बाद रेगुलेट करना और डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट, यानी एक कोड बनाना, एक कंडक्ट बनाना, फेयर प्रैक्टिसेस का, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। तो ये बेसिकली हमारे पास सेबी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सेबी एक ऐसा बॉडी है जो इस तरीके की चीज़ें पे काम करता है। ओके, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। मैं बोलता हूँ डॉक्टर प्रोटेक्टिव। सर डॉक्टर प्रोटेक्टिव का क्या मतलब है? डी का मतलब डेवलपमेंटल, आर का मतलब रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव एज इट इज प्रोटेक्टिव, है ना। तो डॉक्टर प्रोटेक्टिव मैं इसको बोलता हूँ। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन में सबसे पहले सेबी क्या करता है? फंक्शंस पक्का आएंगे एग्जाम्स में, तो प्लीज इसको बड़े ध्यान से कर लेंगे। सर प्रोटेक्टिव में क्या करेगा? देखो नाम में लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब है प्रोटेक्ट करना। सर कैसे प्रोटेक्ट करेगा सेबी? सबसे पहले तो बच्चों सेबी फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है। जैसे कोई कंपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना करे, मैनिपुलेशन ना करे, प्राइस ऊपर नीचे ना करे, कोई भी इंटरमीडियरी शेयर सर्टिफिकेट फर्जी ना बनाए। तो सेबी क्या करता है? इस तरीके की फ्रॉड्स को रोकने की कोशिश करता है, बहुत अच्छी नजर रख के कि ठीक से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे प्रोटेक्शन होगा ना इन्वेस्टर का। दूसरा, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। अब सर व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग होता है बच्चों जो कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं, उनको कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, कंपनी के फ्यूचर डिसीजंस के बारे में, कंपनी के आने वाले ग्रोथ के बारे में चीजें पता होती हैं। तो कई बार वो इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के बेनिफिट ले जाते हैं। सर कैसे बेनिफिट ले जाते हैं? अब वो लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली। तो वो क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी नोन को पास ऑन करते हैं कि कंपनी ऐसा करने वाला है, तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, आप इतने पैसे लगा लो, प्रॉफिट होगा, आधा आपका आधा मेरा। तो ये हो रही है इनसाइडर ट्रेडिंग। अब सेबी बोलता है ये गलत है, क्योंकि ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर के साथ तो धोखा है। भाई तुमने पहले से ही अंदर की बात बाहर सर्कुलेट करके लोगों में इस इंफॉर्मेशन को फैला दिया, जिस वजह से कुछ लोगों को फायदा हो गया और कुछ बेचारे ऐसे ही रह गए। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये चीज गलत है। तो इसीलिए सेबी इस इनसाइडर ट्रेडिंग को भी रोकने की कोशिश करता है, और जो लोग ऐसा करते हुए पाए जाते हैं उन पे पेनल्टीज लगती हैं। ठीक है, उसके बाद सेबी कोशिश करता है कि सब कुछ फेयर प्रैक्टिसेस के तरीके से हो, कुछ भी अनफेयर ना हो, कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से चले। उसके बाद सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए हर तरीके के स्टेप्स लेता है, जिस भी तरीके से सेबी को इन्वेस्टर को बचाना पड़े। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आ जाती है। याद रखना, केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने को आएगा कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे सेबी ने परफॉर्म किया। तो अगर सपोज ऐसा आ गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग रोके जा रही है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल का मतलब होता है डेवलप करना, है ना। अब स्टॉक मार्केट को कैसे डेवलप किया जाए? सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाए इंटरमीडियरीज को। सर इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जितने भी ब्रोकर्स हैं, है ना, जितने भी सब ब्रोकर्स हैं, जितने भी लोग बीच में काम कर रहे हैं, उन सबकी ट्रेनिंग करना, उनके ऊपर रिसर्च बिठाना, मार्केट रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन पब्लिश करना, लोगों को अवेयर करना मार्केट्स के बारे में। तो डेवलपमेंट होगा ओवरऑल। उसके साथ साथ मेजर्स लेना टू डेवलप कैपिटल मार्केट्स बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। कैपिटल मार्केट्स को और ज्यादा डेवलप करना। कैपिटल मार्केट्स कौन सी हैं बच्चों? मीडियम और लॉन्ग टर्म वाली। उनको और ज्यादा डेवलप करना एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करके। ठीक है,
रेगुलेटरी फंक्शंस बहुत सिंपल होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। सर अब रूल्स और रेगुलेशंस कैसे बनाए जाएंगे? रूल्स और रेगुलेशंस के लिए बच्चों सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर सब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन, ये एक रूल है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का और म्यूचुअल फंड्स का, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, स्कीम्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद रेगुलेशंस बनाना स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, पोर्टफोलियोज के लिए, एक्सचेंज के लिए, है ना। उसके बाद बच्चों रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स ऑफ द कंपनी। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो वो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, उसका ध्यान रखना, राइट। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस करवाना, इंक्वायरीज बिठाना, ऑडिट बिठाना, ये रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर आ जाता है सेबी के। उसके बाद अगर किसी भी तरीके से कोई फीस चार्ज करनी है तो वो भी करना। तो ये बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करा गया है, रूल्स और रेगुलेशंस डेवलप करे गए हैं ताकि मार्केट में जितना भी काम हो वो काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, ओरिजिनलिटी के साथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हो। ठीक है जी। ये सेबी के बच्चों 3 फंक्शंस होते हैं। आई होप आपको तीनों फंक्शंस अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। डॉक्टर प्रोटेक्टिव याद रखना है, डेवलपमेंटल, रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव। ठीक है जी। इसके बाद आता है बच्चों, अगर आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है या आपको बाय या सेल करने हैं शेयर्स, तो व्हाट इज द ट्रेडिंग प्रोसीजर, किस तरीके से ट्रेडिंग प्रोसीजर काम करता है। ओके तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ट्रेडिंग प्रोसीजर में वो ये होता है कि इन्वेस्टर को एक ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ेगा और एक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो सबसे पहले तो यू हैव टू सेलेक्ट अ रजिस्टर्ड ब्रोकर। ध्यान रखना, द इन्वेस्टर हैज टू अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर। सर रजिस्टर्ड कहाँ होना चाहिए? सेबी के पास। ठीक है। साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करेंगे। ठीक है। इसके बाद अब जो मेरा ब्रोकर है वो मेरे साथ एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन कर लेगा। ठीक है कि भैया ठीक है आप हमारे पास रजिस्टर हो गए हो, आप मेरे क्लाइंट हो गए और मैं आपकी सारी की सारी ट्रेडिंग करने में, इन्वेस्टिंग करने में हेल्प करूंगा। ठीक है। वो मुझे मेरे से सर्टेन डिटेल्स लेगा, जैसे पैन हो गया, राइट। उसके अलावा मेरी बैंक डिटेल्स हो गई, उसके अलावा मेरा किसी और ब्रोकर के पास कोई अकाउंट तो नहीं है, एड्रेस क्या है, एक मेरी केवाईसी होगी। केवाईसी समझते हो? नो योर कस्टमर। ये आ सकता है कि केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज नो योर कस्टमर। ओके। अब ये सब लेने के बाद फिर ब्रोकर क्या करेगा? एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। ठीक है। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। सर डीमैट का मतलब क्या होता है? डीमैटेरियलाइज्ड। डीमैटेरियलाइज्ड का मतलब ऑनलाइन। पहले सब कुछ पेपर में होता था तो उसको मटेरियल बोलते थे, आजकल सब ऑनलाइन होता था, उसको डीमैटेरियल बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम बच्चों बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी होता है। अब जैसे आपका अगर आपको पैसा रखना है तो आपका अकाउंट बैंक के पास खुलता है, उसी तरीके से अगर आपको शेयर्स रखने हैं तो डीमैट अकाउंट किसके पास खुलता है? उसी तरीके का बैंक के जैसा एक बॉडी होता है जिसका नाम है डिपॉजिटरी। ओके। तो हमारे देश में बच्चों 2 डिपॉजिटरी हैं, याद रखना, CDSL, NSDL। ओके। CDSL, NSDL, इनकी फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब पहले डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने आपको फुल फॉर्म्स बताई हैं। मुझे कमेंट्स में बताओ जरा फटाफट से CDSL और NSDL क्या होता है, चेक तो करूं कितने बच्चों को याद है। ठीक है। देखो अब डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो भी चाहिए आप अपना ऑर्डर प्लेस करो कि आपको शेयर बाय करने या शेयर सेल करने। ठीक है। जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे फिर जो आपका ब्रोकर है वो ऑनलाइन जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज में जाके मैच करेगा कि भैया जो बेस्ट प्राइस है वो शेयर अवेलेबल है या नहीं है, शेयर खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। ठीक है। जब उसको बेस्ट प्राइस मिलेगा तो वो आपको एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देगा कि भैया लो पकड़ो आपका ट्रेड हो गया है। ओके। और ट्रेड होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट बच्चों एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि आपने कितने शेयर खरीदे, कितने रुपए के खरीदे, ब्रोकर की कितनी ब्रोकरेज है, एवरीथिंग। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग प्रोसीजर। ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है अब इसके अंदर, द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। अब आपको क्या करना है भैया, जो आपने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो पैसा देना है, बेचे हैं तो शेयर्स देने हैं। कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज बाय द ब्रोकर ऑन पे इन डे। सही है। विच इज बिफोर द ट्रांजेक्शन प्लस 2 डे। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? पे इन डे होता है कि भैया या तो आप पैसा दे रहे हो, भाई अगर आप खरीद रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो, और अगर आप बेच रहे हो तो आप शेयर्स दे रहे हो ब्रोकर को कि भाई ये पकड़। ये होता है पे इन डे। ओके। और जब इसका फाइनल सेटलमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पे आउट डे। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑन द T+2, T का मतलब ट्रांजेक्शन। इसका मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी है उसके 2 दिन के अंदर अंदर, आजकल तो इमीडिएट हो जाता है, ऑनलाइन है यार, फटाफट हो जाता है, बट एक टाइम लिमिट दी गई है T+2 डे, स्टॉक एक्सचेंज आपके शेयर्स डिलीवर करता है या आपको पेमेंट करता है। दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे। द अदर ब्रोकर मेक्स द पेमेंट टू इन्वेस्टर विद इन 24 आवर्स।
ब्रोकर विल मेक अ डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट। आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली शेयर्स आ जाते हैं। ओके, डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। एक वो प्रोसेस जहां पे जितने भी सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में थी उनको कैंसिल किया जाता है और उनको ट्रांसफर किया जाता है ऑनलाइन फॉर्म में, तो इसको बोला जाता है डीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, अब दिस इज मेनली डन क्यों किया जाता है? जितनी भी प्रॉब्लम्स थी शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड फिजिकल फॉर्म में, जैसे चोरी हो जाना, फर्जी सर्टिफिकेट बन जाना, ट्रांसफर में देर होना, पेपर वर्क रिलेटेड शेयर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था, तो इस सबसे बचने के लिए डीमेटेरियलाइजेशन आजकल ऑनलाइन हो गया है सब कुछ। इसके बाद आता है बच्चों डिपॉजिटरीज। लो जी, NSDL CDSL मैच कर लो। हमारे देश में कितनी डिपॉजिटरीज हैं? 2 डिपॉजिटरीज हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। जितनी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, सर व्हाट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? देखो ये डिपॉजिटरी डायरेक्टली आपके टच में नहीं आती, इनके इंटरमीडियरी या ये बोल लो इनके एजेंट को बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि नॉर्मली ब्रोकर्स होते हैं। अब ब्रोकर इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, ब्रोकर कोई भी बन सकता है, सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये लोग बीच में इंटरमीडियरी होगा, इंटरमीडियरी से कांटेक्ट करेंगे, इंटरमीडियरी आपसे कांटेक्ट करेगा। दिस इज हाउ ये पूरा प्रोसेस चलता है। जस्ट लाइक अ बैंक keeps the money in safe custody, depository keeps securities in the safe custody। ठीक है, दो डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL। परफेक्ट हो गया जी, बहुत ही शानदार। इसी के साथ फाइनेंशियल मार्केट्स भी हमारा समाप्त होता है और अब बचा बिजनेस स्टडीज में बच्चों बस एक ही चैप्टर जिसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसको कल देख लेंगे, कल हो गया तो कल खत्म कर देंगे, नहीं तो परसों खत्म कर देंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो, मिस नहीं करनी है क्लास। सिर्फ 7-8 दिन की बात रह गई है, बहुत शानदार रहने वाले हैं ये 7-8 दिन और आपका पूरा ही तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, राइट। इसके बाद जितने भी बच्चे ईपी वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वाले, वो चिंता ना करें, ये सीरीज खत्म होते ही मैं ईपी की सीरीज लेके आ जाऊंगा। मुझे पता है आपका 15 तारीख को एग्जाम है, तो वो भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।